Hello everyone, my name is Aparna. Today we are going to continue with our chapter. Maybe this will be the last part of this chapter since history chapters are very lengthy, so it takes a little bit of time to complete this chapter. So I hope this will be the last part of this chapter. In the previous class we have completed this here and some questions were asked in this book that यहाँ पर आपसे पूछा गया था लास्ट क्लास में कि कुछ आपके क्वेश्चंस आपकी बुक में आए थे जो गैलीलियो अपने आप से मून्स को देखकर, सैटर्न और जुपिटर के मून्स को देखकर वो सोच रहे हैं कि क्यों प्लैनेट्स और मून्स जो हैं वो ऑर्बिट एक ही ऑर्बिट पे चलते हैं और साथ में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो उनको पकड़ कर रखती हैं। ठीक है, लेट्स इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि इसके आगे क्या है। He did many experiments to find out why objects move and why they stop. For example, he dropped heavy and light objects together for a height to use if they fell together or if there was any difference in their motions. He also dangled an object from a thread and observed its motion as it swung to and fro. He rolled balls on the floor to see at which angle or on what kind of floor they rolled the furthest. On the basis of all these observations, he concluded that Copernicus' heliocentric theory was correct. He published his findings in a book. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बता रहा है कि इस जो क्वेश्चंस उनके मन में आए थे उस क्वेश्चन का आंसर लाने के लिए, उस क्वेश्चन का आंसर पता लगाने के लिए गैलीलियो ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स के नाम दिए, जैसे कि आपका कोई भी बॉल है, बॉल को ड्रॉप कर देना, कोई एक हाई मींस हैवी वेट को और एक लाइट वेट को दोनों को एक साथ में ड्रॉप करना। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे जो कि गैलीलियो ने किए और ये सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद में उनको ये पता चला कि जो कॉपरनिकस की हेलियोसेंट्रिक थ्योरी थी वो सही थी और अपने फाइंडिंग्स के बारे में उन्होंने एक बुक में लिखा। The church was not happy with the sun replacing the earth at the center of the universe. It banned Galileo's book and put pressure on him to retract his observations. Galileo accepted the church's condition, but he continued to perform his experiments secretly, publishing his findings in countries where the Pope did not extend. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब गैलीलियो ने ये कहा कि जो कॉपरनिकस की हेलियोसेंट्रिक थ्योरी थी वो सही थी, तो चर्च इस चीज़ से क्या है खुश नहीं थे और उन्होंने मींस अर्थ की जगह पर अब सन आ गया था, तो उस चीज़ से वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे और उन्होंने गैलीलियो की जो बुक थी उसको बैन कर दिया और उनके ऊपर प्रेशर किया कि वो अपने ऑब्जर्वेशंस को रिट्रैक्ट करें। ठीक है, अपने ऑब्जर्वेशंस को रिट्रैक्ट करें और साथ में उन्होंने गैलीलियो की जो बुक थी उसको भी बैन कर दिया था। लेकिन अब गैलीलियो ने इस चर्च की कंडीशन को तो मान लिया था, लेकिन उन्होंने वो सीक्रेटली अपने एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करते थे और वो अपनी जो फाइंडिंग्स थी वो दूसरी जगह, ऐसी जगह पब्लिश करते थे जहाँ पर कोई भी पोप रिट नहीं चलता, मींस कहीं पर चर्च वगैरह का जो रूल नहीं चलता है वहाँ पर वो अपनी फाइंडिंग्स को पब्लिश करते थे। Galileo's trial by the church became a symbol of the confrontation between the religious dogma and science. With the upholders of religion suppressing scientific findings, it can also be seen as a confrontation between powerful vested interest on the one hand and the investigate spirit of the human beings on the other. ठीक है, अब यहाँ पर गैलीलियो के जो ट्रायल थे चर्च के द्वारा वो एक सिंबल था। ठीक है, अब क्या हो रहा था, ये जो रिलीजियस बिलीफ है और साथ में जो साइंस है वो आपस में क्या हो रहा था, आपस में आमने सामने आ चुका था और जो साइंटिफिक स्टडी है, जो रिलीजन के जो अपहोल्डर्स थे वो जो साइंटिफिक फाइंडिंग्स है उनको क्या कर रहे थे, सप्रेस कर रहे थे, दबाने की कोशिश कर रहे थे। The English scientist Isaac Newton, born in 1642, died in 1727 CE, proposed his famous theory of gravity and the motion of astronomical bodies on the basis of the discoveries of Kepler and Galileo. Newton's work ushered in a new age where science was accorded the highest esteem. अब यहाँ पर इसके बाद में इसाक न्यूटन ने अपनी थ्योरी ऑफ ग्रेविटी दी। ठीक है, थ्योरी ऑफ ग्रेविटी थी, किस बेसिस पे थ्योरी दी थी, तो यहाँ पर जो केपलर की डिस्कवरीज और गैलीलियो की जो डिस्कवरीज थी उसके बेसिस पे उन्होंने
थ्योरी ऑफ ग्रेविटी जो है वो दी। अब न्यूटन्स के आने की वजह से, न्यूटन्स की थ्योरी ऑफ ग्रेविटी की वजह से एक साइंस का एक नया एज जो था वो धीरे धीरे स्टार्ट होने लगा था। We have seen how a new science was born in the early modern era after being freed from the bonds of religious misconceptions. This new science was not based on old assumptions but upon experiment and mathematical proof. The age of the Renaissance began with the assumption that Aristotle beliefs and methods were the proof of scientific knowledge, but with the onset of the scientific revolution, it was established that many of Aristotle's basic theories and methods of study and investigation were wrong. अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि न्यूटन्स के बाद में एक नई साइंस मीन्स एक नई एज का शुरुआत हुआ था, जिस एज पे जो न्यू साइंस था वो किसी बिलीफ को नहीं मानता था, रिलीजियस मिसकंसेप्शन को नहीं मानता था, बट फैक्ट्स और एक्सपेरिमेंट्स और मैथमेटिकल प्रूफ को ही मानते थे। ये जो एज था मीन्स जो आपका जो एज था वो किस तरीके से स्टार्ट होता है, एरिस्टोटल के बिलीव्स को मानते हुए ये एज जो था वो स्टार्ट हुआ, और जो मेथड्स थे साइंटिफिक नॉलेज को प्रूफ करने के लिए इस पर ये क्या हो सकता बोल सकते हैं, ये आके आपका खत्म हुआ। देखिए ये जो एज था वो एरिस्टोटल के बेसिक थ्योरीज को लेकर था, और बेसिक थ्योरीज को और उनकी मेथड ऑफ स्टडी और इन्वेस्टिगेशन के बारे में था कि किस तरीके से उनकी जो मीन्स उनके जो बिलीव्स थे वो क्या थे, इन्वेस्टिगेशन के बाद में उनके जो बिलीव्स थे वो क्या हुए, रॉन्ग हुए। मीन्स उनको पता चला कि जो वो मानते थे वो उस वक्त पे क्या था, गलत था। 6.31 Maritime expeditions and geographical discoveries. At the time when Copernicus, Galileo and other scientists were conducting their investigations, sailors from Europe were crossing the oceans to find new sea lanes to new worlds. Before this, their voyages were mostly along the shallow coast from port to port. They seldom ventured into the deep oceans. The main reason was that they did not have any maps of the sea which could help them find their way. There was only one way they could resolve the problem: observe the stars and planets and use their positions to find out where they were on the earth's surface and which part they should choose. अब देखिए यहाँ पर जब हमारे जो साइंटिस्ट थे, जो एस्ट्रोनॉमर्स थे, गैलीलियो, कोपरनिकस, वो अपनी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन को लेकर बिजी थे, अपने साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन को परफॉर्म कर रहे थे। उस वक्त में यूरोप जो था वो ओशन के रास्ते ढूंढ रहा था, ओशन के रास्ते नई जगह जाने के लिए रास्ते जो है वो खोज रहा था। उस वक्त पे जो है मैप्स हुआ नहीं करते थे, मैप्स नहीं होते थे, तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे एक थ्योरी के बेस पे, या फिर बोल सकते हैं कि एक अपने दिमाग पे मैप वगैरह को बनाते हुए जाते थे, एक किसी भी जगह निकल जाते थे और फिर वहाँ पर अपने मैप के थ्रू वो लोग एक ड्रॉ करते थे, अपना खुद का मैप ड्रॉ करके वो जाते थे। अब ये मैप मीन्स सी में जाने के लिए, ठीक है, विच कुड हेल्प देम फाइंड देयर वे, ठीक है, एक मेन रीजन था कि मेन रीजन यहाँ पर ये था कि वो उनके पास में उस वक्त पे मैप्स नहीं हुआ करते थे, तो जब वो निकलते थे तो एक रफ मैप बना सकते थे। उनको उस वक्त पे ओशंस के बारे में कोई आइडिया नहीं हुआ करता था, तो किस बेसिस पे वो जाते थे, तो वो स्टार्स को और प्लैनेट्स को ऑब्जर्व करते हुए, उनके पोजीशंस को ऑब्जर्व करते हुए आगे बढ़ते थे ओशंस पे। दिस मैरिनर्स set out for new lands in search of wealth. Many of them who wanted to spread Christianity in the new world, they discovered to gain fame and salvation. The kings and emperors supported them in their search, especially because they wanted to find a new sea route to India and China. The mariners believed they could reach India if they sailed around the African continent. If the world was round and not flat, as the scientists were then proposing, they could also sail across the western seas to reach the countries in the far east. That meant they could cross the Atlantic Ocean to reach the eastern coast of China.
अब देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि उस वक्त पे जो मैरिनर्स हुआ करते थे, जो सेलर्स हुए करते थे, वो नए लैंड की तलाश में, ठीक है, दूसरे जगह खोजने की तलाश में निकलते थे, ताकि वहां पर जाके वहां का जो वेल्थ है वो उसको वहां से ला सकें, ठीक है, वेल्थ को वहां से ला सके। अब नए लैंड की तलाश में वो निकलते थे, और कुछ जो थे वो अपनी क्रिश्चियनिटी मीन्स अपने रिलीजन को स्प्रेड करने के लिए दूसरी जगह पर जाते थे। अब क्योंकि मेनली वो यहाँ पर ये बोला गया है कि जो राजा हुआ करते थे उस वक्त पे, जो राजा थे वो मेनली सी रूट, एक नया सी रूट ढूंढने के लिए जाते थे इंडिया और चाइना के लिए, मींस इंडिया और चाइना पहुंचने के लिए एक नया सी रूट ढूंढने के लिए यूरोप के लोग जो थे वो निकलते थे। अब यहाँ पर ये भी बोला गया है कि जो सेलर्स थे, क्योंकि उस वक्त पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही थी कि अर्थ जो है वो क्या है, राउंड है, तो मैरिनर्स जो सेलर्स थे वो उन्होंने इस चीज़ को बिलीव किया, और उन्होंने कहा कि अगर ग्लोब जो है, ठीक है, अगर जो हमारा वर्ल्ड है वो क्या है, राउंड है, तो अगर हम एक जगह से निकलेंगे और उसमें पूरे राउंड घूमेंगे तो एटलीस्ट हम क्या पहुंच जाएंगे, ईस्ट चाइना में, या फिर इंडिया के आसपास जो है वहां पर पहुंच जाएंगे। The Portuguese navigator, one who works out the route of sea on the sea, Vasco da Gama, born in 1460, died in 1524 CE, sailed around Africa to reach Calicut in the coastal Indian state of Kerala in 1498. Before him, the Italian navigator Christopher Columbus, born in 1451 and died in 1506, set out westwards to India, reaching a group of islands off the coast of a new continent. He thought he had reached India, so he called the islands the Indies and its inhabitants Indians. Later, the Portuguese navigator Americo Vespucci, born in 1454, died in 1512, established that this was a new continent by sailing around it. The continent was named America after him. A few years later, the Portuguese navigator Ferdinand Magellan, born in 1480, died in 1521 CE, decided to sail his ships around the entire world to prove the earth was round. He could not complete his circumnavigation, dying along the way, and his crew completed the journey. अब देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो सेलर्स हुआ करते थे वो यहाँ पर वो इंडिया और चाइना के सी रूट को ढूंढने के लिए निकला करते थे, ठीक है। अब यहाँ पर बता रहा है कि जो पोर्टुगीज नेविगेटर थे वास्को डी गामा, ठीक है, पोर्टुगीज नेविगेटर थे वास्को डी गामा, उन्होंने वो सेल करते हुए गए, अफ्रीका के कॉर्नर से सेल करते हुए वो आए और कलिकट पहुंचे, इंडिया के कोस्टल इंडियन स्टेट के पास में, ठीक है, 1498 में। उनके पहले, ठीक है, उनके पहले क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे वो मींस पोर्टुगीज के रास्ते से वेस्टवर्ड्स के थ्रू गए थे, और उस वक्त पे उनका मींस अर्थ जो है वो राउंड है, तो वो उन्होंने क्या किया था, अगर यहाँ पर उनका जो पोर्टुगीज लैंड है वो यहाँ पर है, तो वो यहाँ से निकले थे, और मींस यहाँ पर से निकले थे और वेस्ट की तरफ होते हुए गए थे, और अचानक से उनको वहां पर एक आइलैंड मिल गया, तो उनको ऐसा लगा कि वो जो आइलैंड है वो इंडिया है, ठीक है, इंडिया है, तो उन्होंने वहां पर उस आइलैंड को इंडीज कहा और वहां के लोगों को इंडियंस कहा। बाद में जो पोर्टुगीज नेविगेटर थे मींस कोलंबस के बाद में, ठीक है, कोलंबस के बाद में जो दूसरे नेविगेटर थे वो निकले, उस वक्त पे वो जब वहां जाके पहुंचे, मींस जो कोलंबस ने देखा था, जब वो वहां जाके पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ये जो आइलैंड है वो इंडिया नहीं है, वो दूसरा ही कोई आइलैंड है, तो उन्होंने उसका नाम जो है, ठीक है, उनका जो पोर्टुगीज नेविगेटर थे अमेरिगो वेस्पुची, ठीक है, उन्होंने जो आइलैंड मिला था उसका नाम रख दिया फिर अमेरिका। कुछ सालों बाद पोर्टुगीज नेविगेटर जो थे फर्डिनेंड मैगलिन जो थे वो फिर से अपने शिप्स को लेकर निकले, ये प्रूफ करने के लिए कि अर्थ जो है वो क्या है, राउंड है, मींस अर्थ जो है वो राउंड है, और लेकिन अर्थ जो है वो राउंड है, ये चीज प्रूव करने के लिए वो निकले थे, लेकिन वो अपने पूरे जर्नी को कंप्लीट नहीं कर पाए, वो उस जर्नी के बीच में ही क्या हो गए थे, उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन जो उनके बाकी के क्रू मेंबर्स थे उन्होंने उस जर्नी को पूरी तरीके से कंप्लीट किया था।
आपका ये चैप्टर जो है वो फाइनली यहाँ पर ख़त्म होता है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।